हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट पेपर 2 वालों के लिए सोशल साइंस। सोशल साइंस में कुछ क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करना है और ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे भले ही हम एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है रेडी होंगे। जो मैं फैक्ट्स बताऊँगी वो आप नोट डाउन करते जाइएगा और बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन के साथ कीजिए, तभी आपको जो है फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ विद एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो इसका पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, वहाँ से ले लीजिएगा आप लोग। और अगर ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस तरीके से। तो नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस अपना पढ़ते रहिए और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक मिनट, हाँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है। क्या बोला गया है? अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? मतलब सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र सूती वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो आप पहली बात तो समझ लीजिए, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसे। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है, कहने का अर्थ है कि यहाँ पे सूती वस्त्र बहुत होता है। इसका कारण क्या है तो वो जान लीजिए। क्योंकि अहमदाबाद के जो आसपास का इलाका है, जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो है काली मिट्टी बहुत होती है। मतलब वो काली मिट्टी का जो है क्षेत्र है। किसका है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। और काली मिट्टी में हम सब लोगों को पता है कि काली मिट्टी में जो है कपास बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। कपास जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है और कपास से ही सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यही कारण है कि अहमदाबाद में जो है सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है, ठीक है। क्योंकि अहमदाबाद के आसपास का जो इलाका है वो काली मिट्टी वाला है और वहाँ पे कपास की खेती बहुत ही अधिक होती है। तो यहाँ पे आपके दो चीज़ तैयार होती है कि काली मिट्टी जो है अहमदाबाद में पाई जाती है और कपास जो है काली मिट्टी में उगता है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के कारण, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? अहमदाबाद सूती वस्त्र का गढ़ है। तो इसके सूती वस्त्र का गढ़ है, इस उद्योग के फलने फूलने का क्या कारण हो सकता है? यह कपास की खेती वाला क्षेत्र है, बिल्कुल सही। सस्ते दामों पे श्रम और शक्ति मिलते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत ही है। तूतीकोरन पतन तक पहुंचना आसान है। हम यहाँ पे कहीं किसी पतन पे पहुंचने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उद्योग के फलने फूलने की बात कर रहे हैं। और अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के फलने फूलने का मुख्य कारण है वहाँ पर कपास की खेती का होना। और कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है? याद रखिएगा, वो है हमारी ये जो है काली मिट्टी, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया है यहाँ पे। की पॉइंट्स में देख लीजिए कि अहमदाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का विस्तार है। और कपास के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी होती है, मतलब जो अच्छी मिट्टी होती है, वो कौन सी होती है? काली मिट्टी। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? प्रश्न 2, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री एंड हाफ, मतलब 72 डिग्री 30 इस देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारत का मानक समय जो है 8 बजे प्रातः है? अगर भारत का जो मानक समय है वहाँ पे जो है 8 बजे, सुबह के 8 बजे हैं, तो भारत का जो मानक समय है हम लोगों को पता है वो कितना है? 82.5 डिग्री जो है ईस्ट है, ठीक है। 82.5 डिग्री देशांतर, याद रखिएगा। ये जो है भारत का मानक समय का वो है 82.5 डिग्री। तो यहाँ पे अहमदाबाद का जो है देशांतर पर अहमदाबाद किसने देशांतर पर स्थित है? 72 डिग्री 30 देशांतर पर स्थित है। और भारत का मानक देशांतर क्या है? 82.5 देशांतर। मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 82 डिग्री 30 देशांतर, ठीक है। तो यहाँ का जो समय बोल रहा है वो कितना है? सुबह के 8 बजे हैं,
तो आप ये जो है कहाँ पर है, पश्चिम की ओर। तो एक चीज़, सॉरी, पूर्व की ओर ये स्थित है अहमदाबाद। और हम सब लोगों को पता है कि जो अहमदाबाद का जो क्षेत्र है ये गुजरात में है। और कहीं ना कहीं जो 82.5 डिग्री जो देशांतर है ये जो है इलाहाबाद के नैनी के पास में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। तो यहाँ से इसके पीछे का समय पूछ रहा है, यहाँ पे 8 बजे है तो यहाँ पर क्या समय होगा। तो सबसे अच्छा इसका निकालने का तरीका, मैंने आप लोगों को ये टॉपिक जब पढ़ाया था तो बताया था। तो पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पे 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 देशांतर। ठीक है, और हमारा इधर आ जाएगा, कौन से देशांतर का पूछ रहा है, 72 देशांतर का पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री देशांतर। मतलब कि 82 में से हम 72 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, वो 10 डिग्री आ जाएगा। तो 10 डिग्री देशांतर, अगर हमारा 1 डिग्री देशांतर जो है कितना समय लेता है 1 डिग्री देशांतर को घूमने में, तो ये 4 मिनट का समय जो है यहाँ पे पहुँचने में, 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो 10 डिग्री के लिए कितना लगेगा वो बताइएगा। तो अगर 10 डिग्री देशांतर की हम बात करते हैं तो इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40। कितना हो जाएगा, 40। तो अब यहाँ पे आप लोग कैसे निकालेंगे कि अब यहाँ पे बोल रहा है भारत का जो मानक समय सुबह के 8 बजे है, और मतलब यहाँ पे 8 बजे हैं तो यहाँ का समय क्या होगा। अगर यहाँ पे 8 बजे है तो ये समय जो है पीछे ही होगा। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब जो पूर्व में जो समय होगा, अगर इधर जाता तो ये प्लस हो जाता और इधर जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस। और यहाँ पे बोल रहा है ये 72 डिग्री जो है 30 देशांतर पर अहमदाबाद है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि 8 बजे में से हमें कितना 40 जो है माइनस कर देना है। तो 40 माइनस कर देंगे 8 बजे में से तो हमारा कितना समय आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं आप लोगों को तो 7 बजकर 60 मिनट लिख देती हूँ। 60 मिनट लिखने का कारण क्या है, क्योंकि 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो यहाँ पे 7 बजकर 60 मिनट, यहाँ पे हमें 40 माइनस करना है। ठीक है, तो 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 20। तो मतलब 7 बज के 20 मिनट, क्योंकि पीछे जाएगा तो हमारा इसलिए माइनस हुआ है। तो यहाँ पे टाइम जो होगा वो 7 बज के 20 मिनट। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो आप लोग जो है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। सी टेट में एक क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा आप लोगों को समझा दूंगी, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। और नहीं समझ में आया तो चैप्टर में जाना, वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, क्या बोला है, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो है बागान, जो वाणिज्यिक कृषि, कृषि के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। कृषि के कौन कौन से, एक निर्वाह कृषि होती है, निर्वाह कृषि, और दूसरी जो है एक हमारे क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि। ये 2 प्रकार की कृषि होती है। कृषि, अगर हम निर्वाह कृषि की बात करें तो ये जो कृषि है ये परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती है। परिवार की आवश्यकताओं को जो है पूरा करने के लिए होती है। मतलब इसमें जो है कृषि जो है ये पारंपरिक तरीके से की जाती है। पारंपरिक तरीके से, ठीक है, पारंपरिक तरीके से ये कृषि की जाती है। इसमें जो पारंपरिक तरीके का कहने का मतलब है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है श्रम का अधिक प्रयोग लोग करते हैं। यही कारण है कि इसमें अधिक पैदावार नहीं होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग अपने घर में ये करते हैं पुराने तरीके से, निर्वाह कृषि। लेकिन जो वाणिज्यिक कृषि है ये जो है विक्रय के लिए की जाती है। और इस कृषि में जो है याद रखिएगा, फसल उत्पादन के साथ साथ जो है क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है, पशुपालन। और इसका कारण क्या है, इसे ये जो है कृषि किसके लिए, विक्रय के लिए की जाती है, मतलब कि खरीद फरोख्त के लिए की जाती है, विक्रय के लिए। ठीक है, और अधिकांश कार्य जो है इसमें किससे किए जाते हैं, वाणिज्यिक कृषि में मशीन से किए जाते हैं। इसीलिए जो है इसमें बहुत ही अधिक जो है पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मशीन का प्रयोग होगा तो पूंजी जो है बहुत ही अधिक लगेगा। तो इसमें भूमि की भी आवश्यकता होती है, साथ में पूंजी की भी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, भूमि और पूंजी, दूसरा है श्रम और पूंजी, तीसरा है
जो भूमि और श्रम और केवल श्रम। तो याद रखिएगा, क्योंकि मशीन की आवश्यकता इसमें पड़ रही है और ये कृषि जो है विक्रय के लिए की जाती है और इसीलिए जो है इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। तो एक तो हमारा ये ऑप्शन सही जाता है और दूसरा अधिक भूमि होगी तभी हम ये कृषि कर पाएंगे। तो ऑप्शन जो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। उम्मीद करती हूँ ये आंसर जो ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। अगर हम बात करते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी डी और ई ये पृथ्वी की स्थितियां हैं। तो कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे अधिक घंटों तक रहेगा। तो याद रखिएगा, ये देखो ये सूर्य है, सूर्य की किरणें जो है यहाँ पे पड़ रही हैं, ठीक है। ये हमारा जो है कौन सी रेखा है, ये जो है यहाँ पे ये जो है हमारा उत्तरी ध्रुव है। क्या है, उत्तरी ध्रुव। और ये हमारा जो है दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये प्रदीप्त वृत्त है, मतलब यहाँ पे जो है ये प्रदीप्त लाइन खींची गई है, प्रदीप्त वृत्त बोला जाता है, इसे प्रदीप्त रेखा भी कहते हैं। तो सॉरी, उत्तरी ध्रुव अगर हम देखें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे जो ये प्रदीप्त वृत्त खींचा गया, प्रदीप्त रेखा जो खींची गई है, अगर आप देखें तो ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर जो है ये झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पर ये झुके होने के कारण अगर आप देखें तो ये हमारा जो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और ये हमारा जो है इधर दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है सूर्य की किरणें सीधे यहाँ पे पड़ रही हैं प्रदीप्त वृत्त पर, ठीक है, प्रदीप्त वृत्त पर यहाँ पे। तो इसके कारण जो है आधे भाग में दिन है और आधे भाग में जो है रात है। तो दिन वाला अगर हम क्षेत्र की बात करें तो दिन वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको बहुत अधिक देखने को मिल रहा होगा, ये जो है ये दिन का क्षेत्र है। तो मतलब सबसे अधिक बोला इसमें पूछा कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा, तो डी पर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रदीप्त वृत्त के ही यहाँ पर जो ये वाला इलाका है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो है अंधेरा छा गया, लेकिन यहाँ पर जो है ये उजाला है। तो डी वाला जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा घंटे तक यहाँ पे जो है दिन रहेगा। तो ऑप्शन देखिए ए बी सी डी में डी ये वाला जो है हमारा करेक्ट होगा। डी पर सबसे अधिक जो है क्या रहेगा, दिन रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम तक पड़ रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक क्वेश्चन मेरा क्लियर कराने का अर्थ यही है कि आप लोग जो है चीज़ों को अच्छे से समझें और कहीं क्वेश्चन कैसे भी आए तो वो जो है अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत ना हो। और एक चीज़ याद रखना, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री पर मतलब झुकी हुई होती है और पृथ्वी जो है किस तरीके से चक्कर लगाती है, घूर्णन कैसे करती है, तो ये बहुत बार आता है। तो जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये घूर्णन करती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, सम्मुखीय आर्द्र वर्षा या पर्वतीय वर्षा। एक तो सिंपल सी चीज़, आपको यहाँ पे पर्वत बना हुआ दिख रहा है तो ये पर्वतीय वर्षा ही होगा, ठीक है। ये तो हमारे लिए आसान है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो है कैसे पर्वतीय वर्षा हो रही है। अगर हमारा समुद्र की ओर से हवाएं उठ रही हैं, आर्द्र पवनें जो है ऊपर जाती हैं, जब ये यहाँ पे पर्वत से टकराती हैं तो वहीं पर जो है वर्षा, उसी क्षेत्र में वर्षा होने लगता है। तो इसको जो है हम क्या बोलेंगे, पर्वतीय वर्षा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6 में क्या बोला गया है। पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः पाए जाते हैं। तो छत्रक शैल कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसमें से आंसर कौन सा होगा। रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्र, पहाड़ों या पठारों। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है रेगिस्तान होगा। कैसे, जब रेगिस्तान में, जब वहाँ पे रेगिस्तान में रेत पाया जाता है, जब पवनें चलती हैं, मतलब जब पवन वहाँ पे चलती है तो वो रेगिस्तान में जो रेत होता है उसको जो है उसकी मिट्टी का कटाव करते हुए चलती है। तो यहाँ से अगर मान लो ये सब रेत है तो इसकी मिट्टी का जो है कटाव करते हुए एक जगह पर जो है इस तरीके से हो जाती है। तो वो एक जगह पे जाके जमा हो जाती है, मतलब अपर्दन होता है। जब हवाएं चलती हैं तो वहाँ पे जो है मिट्टी वहाँ से हटकर दूसरी जगह पे चली जाती है और वहाँ पे ऊंचा हो जाता है। वो कुछ छाता के आकार का बन जाता है। कैसा, छाता के आकार का, इसीलिए बोला जाता है छत्रक शैल। तो छत्रक शैल जो है ये रेगिस्तानी इलाकों में जो है बनती हैं। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, ठीक।
ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 7, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिय विभाजन संघर्ष में शामिल था? तो कौन सा होगा त्रिय विभाजन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये, और ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार होगा, पाल, चोल। देखो चोल की तो बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ये जो त्रिविभाजन संघर्ष में जो बात की गई है, हर्ष नाम का एक राजा होता है, जो हर्ष जो है ये थानेसर के राजा होते हैं, थानेसर, ठीक है। और इनकी जो राजधानी होती है वो क्या होती है, कन्नौज। कन्नौज राजधानी होती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पे कन्नौज पर जो है अधिकार के लिए तीन और राजाओं का जन्म होता है, मतलब 3 और राजा जो है इस पे कन्नौज पे अधिकार के लिए लड़ाई करते हैं। वो होते हैं राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, मतलब ऑप्शन ए। तो यहाँ पे जो है ये तीनों मिलकर जो है बहुत इनके बीच में संघर्ष होता है, और जिसे जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जो है जाना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। याद रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था, एक क्वेश्चन आता है तो ये राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार होते हैं। और किसके पर अधिकार को लेकर होता है इन तीनों में लड़ाई, तो वो होता है कन्नौज पर। कन्नौज पर अधिकार को लेकर जो है इन तीनों के बीच में जो है जंग छिड़ती है, और इसमें जो जीत होती है वो गुर्जर प्रतिहारों की जो है जीत होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि त्रिसंयोजन मतलब त्रिविभाजन संघर्ष में कौन शामिल था, तो राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार। चोल और पल्लव आ गए तो ये तो दोनों होगा ही नहीं, ठीक है। चोल, राष्ट्रकूट, पाल, चोल फिर आ गया तो ये होगा ही नहीं। इसमें राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार के बीच में जो है कन्नौज पे अधिकार को लेकर लड़ाई होती है, और हर्ष नाम के राजा की मृत्यु के बाद, और इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? तो वो सुल्तान का नाम क्या था? तो याद रखिएगा कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पर अनाज को शहर में भेजने के लिए जो बंजारों की जो नियुक्ति करता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और इनका कारण था क्या, कि ये वस्तुओं का मूल्य जो है बाजार में नियंत्रित रहे, इसलिए जो है इन्होंने ये वस्तुओं का जो है मूल्य बाजार में नियंत्रित, याद रखिएगा, वस्तुओं का मूल्य बाजार में नियंत्रित रहे, इसके लिए जो है उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था। और उन्होंने बंजारों की नियुक्ति की थी शहरों में, जो अनाज को शहरों तक ले जाते थे, उसके लिए जो है उन्होंने बंजारों की नियुक्ति की थी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक होते हैं, एक ऐसा सुल्तान होते हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है इन्होंने सांकेतिक मुद्रा नामक जो है सिक्के चलाए थे, सांकेतिक मुद्रा नामक, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। और एक चीज़ याद रखिएगा, इनको जो है एक पागल राजा के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 9, इसमें क्या है, तांती, मोमिन और देवांग समुदाय में लगे हुए थे। तो तांती, मोमिन और देवांग समुदाय डैश में लगे हुए थे। तो याद रखिएगा, तांती, मोमिन और देवांग जो है ये जो है एक बुनकर समुदाय होता है। क्या होता है? बुनकर समुदाय होते हैं, जो कि कपड़े बुनने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये लकड़ी के काम में लगे हुए थे, बर्तन बनाने के काम में, चमड़े के काम में, या बुनने के काम में। तो इसका हमारा आंसर होगा डी, बुनने के काम में, क्योंकि तांती, मोमिन, देवांग जो है ये एक बुनकर समुदाय के होते हैं और ये कपड़े बुनने का काम जो है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बीदरी क्या था? तो बीदरी जो है क्या था, बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, या
या बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, या बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। तो याद रखिएगा, जो बीदरी समुदाय के लोग थे, मतलब जो बीदर थे, ये जो है दक्षिण भारतीय बीदर के दस्तकार थे। ये दक्षिण भारतीय बीदर, तो जो बीदरी क्या थे, ये दक्षिण भारतीय बीदर समुदाय के लोग थे, जो कि क्या काम करते थे, ये तांबे और चांदी का जड़ाऊ काम करते थे। मतलब तांबे व चांदी, एक मिनट, चांदी का जड़ाऊ काम, ठीक है, जड़ाऊ काम करते थे। तो जो इसमें से हमारा ऑप्शन क्या होगा, बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। तो ये कहाँ के थे, दक्षिण भारतीय बीदर समुदाय के थे, और ये तांबे, एक मिनट, हाँ, तांबे व चांदी का जड़ाऊ काम करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, बीदरी। ये काम बीदर के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जो है बीदरी कहा जाता था। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, सी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 11 जो है, इसमें क्या बोला गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। तो पहले मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लीजिए कि इन्होंने एक सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा, और इन्हें जो है एक पागल राजा के नाम से जाना जाता है, पागल सुल्तान भी बोला जाता है। इसका कारण क्या था कि इन्होंने मंगोलों पर आक्रमण के लिए क्या किया था, मंगोलों पर आक्रमण करने के लिए जो है गलत समय का चुनाव किया था, गलत समय का चुनाव। यही कारण है कि ये जो है युद्ध हार जाते हैं, क्योंकि वो गलत समय का चुनाव करते हैं। और इन्होंने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था, क्योंकि जो दौलताबाद था वो जो है शहर के केंद्र में पड़ता था, और इसीलिए जो है अपना वहाँ पे पूरे तरह से नियंत्रण बना रहे, इसीलिए जो है उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद जो है राजधानी उन्होंने परिवर्तित किया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद जो है केंद्र में स्थित था, उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त जो है राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिण शासकों को दंडित करने के लिए। तो इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो जाता है हमारा ए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद जो है केंद्र में स्थित था, वहाँ पे नियंत्रण उनका बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से जो है डैश के लिए बंगाल में दीवानी राजस्व का उपयोग किया था, पुल और सड़क बनाने के लिए, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए, भारत में सूती व रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, या ब्रिटेन में इनके सीमांत भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए। तो हम सब लोगों को पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो वो जो है एक व्यापार को लेकर आई थी, और बंगाल में जो है दीवानी राजस्व का जो उसने उपयोग किया था, तो वो जो है भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को जो है क्या करने के लिए, खरीदने के लिए जो है इसका जो दीवानी राजस्व का इस्तेमाल किया था। ठीक है, व्यापार करने के लिए, मतलब कि भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए उसने अपने दीवानी राजस्व का प्रयोग किया था, ताकि वहाँ पर जो है एक व्यापार स्थापित कर सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने बोला था, पेन कॉपी, क्योंकि जो मैंने फैक्ट्स बताए थे वो आपने अगर लिखे होंगे तो वेल एंड गुड, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। भले ही ये 12 क्वेश्चन थे, लेकिन इसके साथ जो आपकी बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स के साथ कवर हुई हैं। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ 2-3 जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके रेडी हो रहे हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट।